हेलो एंड वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन प्लेस। तो हमने अपना कल जहाँ से टॉपिक छोड़ा था, आज हम वहाँ से अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें हमारा आता है फ्री फूड। तो अगर किसी भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर टाइम वर्किंग आवर्स के टाइम पर टी या स्नैक्स प्रोवाइड करवाते हैं तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। और अगर कोई फ्री फूड या नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइड करवाई जाती है रिमोट एरियाज़ में, इन द सेंस मेट्रोपॉलिस सिटीज़ में वर्किंग आवर्स के टाइम पर, तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। पर अगर कोई फूड मील प्रोवाइड करवाई जाती है ऑफिस के आवर्स में तो वो 50 रुपीज़ पर मील तक एग्जम्प्ट होती है। उससे अगर एक्स्ट्रा रुपीज़ की मील आती है, जैसे कि सपोज करें 60 रुपीज़ पर मील आती है, तो 10 रुपीज़ टैक्सेबल होंगे और 50 एग्जम्प्ट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि गिफ्ट, कि अगर कोई गिफ्ट कैश के रूप में दिया जा रहा है या चेक के रूप में दिया जा रहा है, जो कि ऐसी आइटम जो कि कैश में कन्वर्ट हो सकती है, इस रूप में दिया जा रहा है, तो वो गिफ्ट टैक्सेबल होगा। या अगर कोई गिफ्ट हमारे को ऐसे दिया जा रहा है एम्प्लॉयज़ को कि कोई भी सोशल या रिलीजियस फंक्शन हो गया, दिवाली आ गई, क्रिसमस वगैरह हो गया, न्यू ईयर आ गया, तो इस टाइम पर अगर कोई एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया जा रहा है तो पूरे साल का 5000 एग्रीगेट टोटल एग्जम्प्ट होगा। उससे ऊपर अगर कोई उनको मिल रहा है तो वो टैक्सेबल होगा। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सपेंसेस चार्ज टू ए क्रेडिट कार्ड। तो कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो एम्प्लॉयर ने पे किया है, जो कि क्रेडिट कार्ड से चार्ज किया गया है एम्प्लॉय के द्वारा या फिर उसके फैमिली मेम्बर के द्वारा, जैसे कि कोई मेंबरशिप फीस है या एनुअल फीस है जो कि क्रेडिट कार्ड के साथ चार्ज की गई है और उसके एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर ने पे किए हैं, तो वो टैक्सेबल होंगे। पर अगर कोई अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर की गई है तो उसको लेस करने के बाद वो टैक्सेबल होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है क्लब एक्सपेंसेस। तो कोई भी एम्प्लॉयर ने अगर अपने एम्प्लॉय का या उसके किसी भी फैमिली मेम्बर ने अगर कोई क्लब ज्वाइन करा है तो उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो इनकर करे हैं, तो वो भी एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होंगे। पर वही कि अगर उससे कुछ अमाउंट रिकवर की गई है तो वो लेस होने के बाद टैक्सेबल होंगे। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस आती हैं क्लब एक्सपेंसेस में, कि अगर वो क्लब के जो एक्सपेंसेस हैं वो बिजनेस पर्पस के लिए इनकर किए गए हैं तो वो टैक्सेबल नहीं होंगे एम्प्लॉय के लिए। और अगर एम्प्लॉयर ही अपने सारे एम्प्लॉयज़ को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है तो तब भी वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट्स। तो अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को या उस एम्प्लॉय के घर के किसी मेंबर को मूवेबल एसेट्स प्रोवाइड करवाई है यूज़ करने के लिए, तो वो भी एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होएगी। और टैक्सेबल किस तरह से होएगी कि अगर एसेट जो है वो एम्प्लॉयर की खुद की है तो कॉस्ट ऑफ एसेट का 10% पर एनम उस पर चार्ज लगेगा, वो उसके लिए टैक्सेबल होगा। पर अगर उसने वो क्या कहते हैं रेंट पर ली है तो वो या तो रेंट के जो चार्ज होगा वो होगा या फिर हायर चार्जेस जो भी होगा वो उस एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट्स। तो अगर कोई एम्प्लॉयर अपनी मूवेबल एसेट को एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर देता है या फिर उसके किसी मेंबर को ट्रांसफ़र कर देता है घर के, तो वो भी उस एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा। किस तरह से टैक्सेबल होगा, तो अगर वो कोई कंप्यूटर या इलेक्ट्रिक आइटम्स को ट्रांसफ़र करता है तो जो उस एसेट की कॉस्ट होगी उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दिया जाएगा रिटन डाउन वैल्यू पे 40% के हिसाब से। और अगर कोई एम्प्लॉय से रिकवर की गई है अमाउंट तो वो भी लेस करके जो वैल्यू आएगी वो उस एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगी। अगर वो मोटर कार अगर क्या कहते हैं ट्रांसफ़र करते हैं तो जो उस मोटर कार की कॉस्ट होगी उसमें से 15% डेप्रिसिएशन रिटन डाउन वैल्यू के हिसाब से लेस करके, और अगर कोई अमाउंट रिकवर की गई है एम्प्लॉय से उसको लेस कर कर वो टैक्सेबल अमाउंट आएगी। नेक्स्ट आता है कि अगर कोई मूवेबल एसेट दूसरी है मोटर कार या कंप्यूटर या इलेक्ट्रिक आइटम्स को छोड़कर, तो जो भी उस टाइम पर एसेट की कॉस्ट होगी वो उसमें से लेस कर देंगे 10% डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। और अगर कोई एम्प्लॉय से अमाउंट रिकवर की गई है तो उसको लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है एनी अदर बेनिफिट्स और अमेनिटीज़। तो अगर कोई एम्प्लॉयर बाकी जो हमने भी पॉइंट डिस्कस करे हैं इन पॉइंट्स को छोड़कर बाकी कोई बेनिफिट या अमेनिटीज़ प्रोवाइड करवाता है एम्प्लॉयर को या उसके हाउस होल्ड के मेंबर को, तो वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगी। पर अगर कोई अमाउंट रिकवर की गई है एम्प्लॉय से तो वो लेस करने के बाद वो जो अमाउंट बचेगी वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं,
जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाती है, मतलब कि जो होता है ना कि हाँ शेयर्स इशू करने होते हैं, सबसे पहले वो अपने एम्प्लॉयज़ से शेयर्स के लिए कुछ करती है या कुछ काम के बदले वो अपने शेयर्स प्रोवाइड करवा देते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो उनको हम स्वेट इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। एम्प्लॉयर जो है जब एक स्वेट इक्विटी शेयर्स को एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाता है तो वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होता है उस अमाउंट पे जिस दिन वो इक्विटी शेयर्स को लेता है, तो उस दिन जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होती है शेयर की, उस अमाउंट पर वो उसके टैक्सेबल होते हैं। अब अगर कोई उस एम्प्लॉय से अमाउंट रिकवर की गई है स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए, तो वो लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होती है। तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट जो था कि प्रीक्विजिट टैक्सेबल इन ऑल केसेस, कि भाई हाँ वो सभी केसेस में, कि चाहे वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ है, चाहे वो नॉर्मल एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सभी के केसेस में किस तरह से टैक्सेबल होंगे वो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। अब हमारा सेकंड पार्ट आता है कि प्रीक्विजिट टैक्सेबल इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ ओनली, जो कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में ही टैक्सेबल होते हैं। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ कौन से होते हैं? सबसे पहली बात ये आती है तो ए डायरेक्टर एम्प्लॉय, कि जो एक एम्प्लॉय कंपनी में एज अ डायरेक्टर लगा हो वो हमारा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्प्लॉय हैविंग ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द एम्प्लॉयर कंपनी, तो जैसे कि अगर किसी एम्प्लॉय का उसके पास मतलब कि वोटिंग पावर है कि इक्विटी शेयर्स का 20% उसके पास है, तो अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाया जाएगा कंपनी का। और उसके बाद आते हैं एनी अदर एम्प्लॉय, तो अगर कोई एम्प्लॉय जो है, जो अगर उसकी कोई भी बेनिफिट या अमेनिटीज़ की वैल्यू को एक्सक्लूड कर दिया जाए सैलरी में से और उसकी सैलरी तब भी 50,000 से एक्सीड कर रही है, तो वो एम्प्लॉय भी हमारा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में आता है। तो प्रीक्विजिट्स इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ में कौन कौन से प्रीक्विजिट्स आते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है फैसिलिटी ऑफ कार, कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ को कार की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा, तो वो किस तरह से टैक्सेबल होगी उन एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो क्या बात कही है उन्होंने कि मोटर कार के यूज़ की वैल्यूएशन को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट कि एक कार ओन की गई है या हायर की गई है एम्प्लॉयर के द्वारा और उसके बाद उन्होंने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाई है, मतलब कि कार जो है वो एम्प्लॉयर की खुद की है या उसने रेंट पर ली है। सेकंड ये है कि कार जो है वो एम्प्लॉय की खुद की है। और थर्ड पार्ट आता है कि कार जो है उसको एक से ज़्यादा कार एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाई गई है एम्प्लॉयर के द्वारा। तो सबसे पहला केस हम डिस्कस करते हैं कि कार जो है वो एम्प्लॉयर की खुद की है या उसने उस पर रेंट पर लेकर दी है। तो अगर इसमें भी अब 3 केसेस आते हैं कि या तो वो पूरी ऑफिशियल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है उस कार को एम्प्लॉय, या पर्सनल यूज़ के लिए फुली यूज़ कर रहा है उसको, या फिर मिक्स यूज़, मतलब कि ऑफिशियल और पर्सनल दोनों यूज़ के लिए वो उसको यूज़ कर रहा है। सबसे पहले कि अगर वो उसको ऑफिशियल यूज़ के लिए यूज़ करता है कार को, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसमें फुली ऑफिशियल यूज़ है कि अगर वो पूरे उसके लिए करता है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और अगर वो पूरा पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करता है तो जो भी उसका रनिंग और मेंटेनेंस के एक्चुअल एक्सपेंसेस है वो, साथ में अगर उसको कोई ड्राइवर प्रोवाइड करवाया गया है उसकी फ़ीस जो उसमें क्वेश्चन में हमारे को गिवन होगी, और साथ में कार की कॉस्ट पे लगेगा 10% डेप्रिसिएशन और हायर चार्जेस अगर उसको रेंट पे लिया है। तो उसके बाद आता है मिक्स यूज़ की, या वो ऑफिशियल यूज़ के लिए भी यूज़ कर रहा है और पर्सनल यूज़ दोनों के लिए उसको यूज़ कर रहा है कार को। तो अगर वो मिक्स यूज़ कर रहा है दोनों, मतलब कि पर्सनल यूज़ और ऑफिशियल यूज़ दोनों पर्पस के लिए उस कार को यूज़ करे, तो उस पर किस तरह से टैक्स लगेगा। तो अगर तो रनिंग और मेंटेनेंस जो चार्जेस है वो एम्प्लॉयर भर रहा है उस कार के, तो अगर वो उसकी कार स्मॉल कार है तो 1,800 पर मंथ उसकी जो है वो टैक्सेबल होगी, और अगर लार्ज कार है तो 2,400 पर मंथ टैक्सेबल होगी। पर अगर रनिंग और मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो एम्प्लॉय खुद भर रहा है तो स्मॉल कार के 600 पर मंथ टैक्सेबल होंगे, और अगर उसको लार्ज कार प्रोवाइड करवाई गई है तो 900 पर मंथ उसके टैक्सेबल होंगे। और अगर ड्राइवर की सैलरी उन्होंने बोली हुई है क्वेश्चन में, ऐसे इसकी अमाउंट गिवन नहीं होगी, सिर्फ ये बता रखा होगा कि हाँ भाई ड्राइवर की सैलरी देनी है, तो अगर बोल रखा है तो 900 पर मंथ हम वो भी ऐड कर देंगे। नेक्स्ट केस इसमें आता है कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय। अभी तो था कि कार जो है एम्प्लॉयर की खुद की है या उसको वो रेंट पर लेके दे रहा था। अब केस आता है कि वो कार जो है खुद की एम्प्लॉय की है, तो अगर एम्प्लॉय की कार है और वो उसको अपने ऑफिशियल यूज़ के लिए पूरा यूज़ कर रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए उसको यूज़ कर रहा है तो जितना भी उस पर खर्चा आया है वो सारा टैक्सेबल होगा। और नेक्स्ट आता है मिक्स्ड यूज़, कि या तो वो उसको अपने पर्सनल, मतलब या तो क्या फाइनली है इसमें कि या तो वो आधा उसको ऑफिशियल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है और आधा उसको पर्सनल
यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है। तो अगर वो मिक्स यूज़ करता है और उसके पास स्मॉल कार है, तो उसका जितना भी खर्चा आया है उसमें से 1800 पर मंथ लेस कर दिया जाएगा, और साथ में अगर ड्राइवर की सैलरी बोल रखी है तो 900 पर मंथ लेस कर देंगे। और अगर लार्ज कार है तो उसने जितना भी खर्चा करा है उसमें से 2400 पर मंथ लेस करेंगे, और साथ के साथ अगर ड्राइवर की सैलरी बोल रखी है तो 900 पर मंथ लेस कर देंगे। ये इस तरह से टैक्सेबल होगी कार ओन बाय एम्प्लॉय की केस में। अब थर्ड केस आता है मोर देन वन कार प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय। इसको हम कल डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम कल ही करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, एंड प्लीज़ डू कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको मेरे ये लिखे हुए नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे मेरी ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। माय ईमेल आईडी graduationplace756@gmail.com। थैंक यू।